इससे पिछली क्लास में हम डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशंस हमने स्टडी किया था और जो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन सम होता है वो डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हम कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम्स की बात करते हैं तो कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए हम कॉन्टीन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल यूज़ करते हैं। और ये कॉन्टीन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सपोज ये हमारा एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम है और जब इस कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम की इनपुट में हम x ऑफ t देते हैं तो आउटपुट में हमें y ऑफ t मिलता है। और x ऑफ t और y ऑफ t दोनों जो है कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल हैं। और इस सिस्टम को हम साइसो सिस्टम कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, इसलिए ये एक साइसो सिस्टम है। अब अगर इस सिस्टम को हम इनपुट में x ऑफ t के तौर पे डेल्टा t देंगे, और डेल्टा t जैसा कि आपको पता ही है कि एक इम्पल्स होती है जो कि ज़ीरो पे लोकेटेड होती है, तो हमें y ऑफ t के तौर पे इस सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है h ऑफ t वो हमें मिलेगा। सपोज ये हमारा एक सिस्टम है जिसका ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। जब हमने इसे डेल्टा t इनपुट में दिया तो हमें आउटपुट पे y ऑफ t के तौर पे इम्पल्स रिस्पॉन्स ही एज अ आउटपुट मिल गया। और चूंकि हम यहाँ पे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं और जो टाइम इनवेरिएंस की डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि सपोज इस सिस्टम को अगर हम इनपुट डेल्टा t दे रहे हैं, यानी इम्पल्स जो है वो ज़ीरो पे लोकेटेड है, तो इस सिस्टम की जो आउटपुट हमें मिल रही है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर इस डेल्टा t को मैं लेमडा का शिफ्ट दे दूं या लेमडा का डिले दे दूं, यानी इनपुट के ऊपर जो मैं सिग्नल दे रहा हूं वो डेल्टा t माइनस लेमडा है, यानी कि जो डेल्टा t है वो लेमडा के ऊपर लोकेटेड है, तो उस केस में जो अब मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो भी t माइनस लेमडा से स्टार्ट होगी। यानी अभी जो मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स इस सिस्टम का मिल रहा है वो भी शिफ्ट हो गया है और अब वो लेमडा से स्टार्ट कर रहा है। अब सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है जिसका ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ये सिग्नल जो है मैं इस सिस्टम की इनपुट पे दे रहा हूँ। अब इस इनपुट को जो सिग्नल को जो कि x ऑफ t है, मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखता हूँ कि ये इम्पल्सिस का मजमू है, यानी ये इन इम्पल्सिस का मजमू है, तो इस सूरत में आउटपुट को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं पहली इम्पल्स इस सिस्टम की इनपुट में दूँ और इस सिस्टम की आउटपुट ले लूँ जो कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, फिर दूसरी इनपुट दूं और इसकी आउटपुट ले लूं, फिर तीसरी इनपुट लूं और इसकी आउटपुट ले लूं, फिर चौथी इनपुट दूं और इसकी आउटपुट दे लूं। और उसके बाद चूंकि इनपुट सिग्नल इम्पल्सेस का मजमू है तो आउटपुट पे भी जो मुझे आउटपुट मिल रही है, डिफरेंट इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं फॉर दी डिफरेंट लोकेशंस ऑफ दी डेल्टा टी आर दी इम्पल्सेस जो कि मैं इनपुट में दे रहा हूँ। चूँकि इधर आप देख रहे हैं कि इनपुट में इम्पल्सेस की लोकेशन भी चेंज हो रही है, तो आउटपुट में इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है उसकी भी स्टार्टिंग लोकेशन चेंज हो रही है। अब इस इनपुट सिग्नल के लिए जो कि इम्पल्सेस पे मुश्तमिल है, आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए इन सारे इम्पल्स रिस्पॉन्सेस को मैं सम कर लूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रहे कि इस सिग्नल x ऑफ t के लिए जो हम इधर अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं ये इतनी एग्जैक्ट नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेट किस्म का सिग्नल है जो कि इतना एक्यूरेटली इस एक्चुअल सिग्नल को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए जो हमें आउटपुट मिल रही है वो भी एग्जैक्ट नहीं मिल रही। और इस इनपुट को और इस आउटपुट को हम कैसे एग्जैक्ट बना सकते हैं इसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो इनपुट सिग्नल x ऑफ t है
जो कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है, इसकी ज़्यादा एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एक्स ऑफ टी जो आपका सिग्नल है, इसकी जो हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं वो एक्स हैट ऑफ टी है। इधर ये जो साइन है एक्स के ऊपर, ये हैट का साइन है, इसलिए ये जो अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है एक्स ऑफ टी का, इसे मैंने एक्स हैट ऑफ टी कहा है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी जो है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉलिड लाइन से, जबकि जो आपका एक्स हैट ऑफ टी है, यानी जो अप्रॉक्सीमेशन है एक्स ऑफ टी की, ये मुश्तमिल है कई छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसके साथ एक और रेक्टेंगल है, इसके साथ एक और रेक्टेंगल है, और इन सारी रेक्टेंगल्स का जो सम है वो अप्रॉक्सीमेट सिग्नल है, जिसे मैं एक्स हैट ऑफ टी कह रहा हूँ। और इनमें से जो कोई भी एक रेक्टेंगल होगी, उसका जो फार्मूला होगा जिससे वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो ये वाला फार्मूला होगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए वो रिप्रेजेंट हो रही होगी कोई भी एक रेक्टेंगल। और अगर इन सारी रेक्टेंगल्स को मैं सम कर लूँ तो मेरा अप्रॉक्सीमेट जो एक्स ऑफ टी है, जो कि एक्स हैट ऑफ टी है, वो आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला कैसे आता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पे हम ले रहे हैं डेल्टा फंक्शन, यानी यहाँ पे जो हम इम्पल्स ले रहे हैं। तो ये वाली इम्पल्स जो है डेल्टा, और इसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल डेल्टा है और आगे टी है, ये वाली इम्पल्स डेल्टा टी इम्पल्स से डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि जो डेल्टा टी इम्पल्स होती है, यानी ये अगर मेरे पास डेल्टा टी है, तो इसमें ये इस इम्पल्स की विड्थ जो होती है वो अप्रोचिंग टू ज़ीरो होती है, और इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो अनबाउंडेड होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इनफाइनाइट होता है, और इसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 होता है। ये आइडियल इम्पल्स है। लेकिन जब मैं इस डेल्टा दिस कैपिटल डेल्टा ऑफ टी की बात करता हूँ, तो ये एक आइडियल इम्पल्स नहीं है, बल्कि इसकी विड्थ जो है वो डेल्टा है, और इसकी जो हाइट है वो 1 ओवर डेल्टा है। और जब मैं डेल्टा और 1 ओवर डेल्टा को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल एरिया आ जाएगा इसका वो 1 आ जाएगा। यानी इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो डेल्टा है, जबकि इस इम्पल्स की जो आइडियल इम्पल्स है उसकी विड्थ अप्रोचिंग टू 0 होती है। तो बेसिकली ये वाली जो मैं इम्पल्स ले रहा हूँ, ये इन रेक्टेंगल्स को बनाने के लिए यूज़ करूँगा, और वो मैं कैसे यूज़ करूँगा वो हम अभी देखते हैं। सपोज ये वाली जो इम्पल्स है डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा, अगर मैं इसकी लोकेशन निकालूं तो ये लोकेटेड है -2 डेल्टा के ऊपर, यानी इस पॉइंट पे ये लोकेटेड है, और मैं ये वाली रेक्टेंगल जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। तो जब मैं डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा को मल्टीप्लाई करूँगा डेल्टा के साथ, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी जिसका एरिया 1 होगा। लेकिन फिर मैं उस रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करूँगा x की उस वैल्यू के साथ जो कि -2 डेल्टा पे है, यानी इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू होगी, जो x -2 डेल्टा पॉइंट पे है, उससे मैं इस रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एक और रेक्टेंगल आ जाएगी जो -2 डेल्टा से माइनस डेल्टा तक है, और उसकी जो हाइट है वो x -2 डेल्टा है। यानी इस रेक्टेंगल की जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो x ऑफ t की वैल्यू है वही इस रेक्टेंगल की हाइट होगी। फिर मैं आता हूँ इस रेक्टेंगल की तरफ जो कि डेल्टा से स्टार्ट हो रही है, और इस रेक्टेंगल के अंदर बिल्कुल उसी तरह मैंने वो डेल्टा ऑफ टी प्लस डेल्टा, यानी ये वाली जो इम्पल्स है ये लोकेटेड है माइनस डेल्टा के ऊपर, और ये जो डेल्टा से मल्टीप्लिकेशन के बाद रेक्टेंगल बन रही है जिसका एरिया 1 है, उसको फिर मैं स्केल कर रहा हूँ या उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट विद दी x माइनस डेल्टा। इसी तरह
जब डेल्टा ऑफ टी पे मैं जाता हूँ तो मेरे पास वो इम्पल्स आ जाती है जो कि 0 पे लोकेटेड है, और फिर उसे मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई करूँगा, रेक्टेंगल बना लूँगा, और जब मुझे एक्स ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जो है मेरे पास वो रेक्टेंगल आ जाएगी जिसकी जो हाइट है वो जो एक्स ऑफ टी की हाइट है t इज इक्वल टू 0 पे, वो वाली हाइट हो जाएगी। और इसी तरह जब मैं डेल्टा पे जाऊंगा, यानी मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे सिग्मा डेल्टा t माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा करके मैं रेक्टेंगल बना लूँगा जो कि डेल्टा पे लोकेटेड है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट एक्स ऑफ डेल्टा के साथ। तो इस तरह मेरी ये रेक्टेंगल्स बनती चली जाएंगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये सारी रेक्टेंगल्स मेरी बन जाएंगी। तो अब मैं एक जनरलाइज करने के लिए कि फॉर एग्जांपल मेरी एक रेक्टेंगल है जो कि के डेल्टा पे लोकेटेड है, तो ये जो इसकी रेंज होगी ये के डेल्टा से के प्लस 1 डेल्टा तक इसकी विड्थ होगी, क्योंकि जो विड्थ है इस रेक्टेंगल की वो डेल्टा है, तो ये इसकी जो विड्थ जाएगी वो के डेल्टा से के प्लस डेल्टा तक जाएगी, और इसकी जो हाइट होगी वो एक्स ऑफ टी सिग्नल की वो वैल्यू जो कि टी इज इक्वल टू के डेल्टा पे है, वो इस रेक्टेंगल की हाइट होगी। और इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी ये मेरी रेक्टेंगल हो गई, यानी जो मेरा इम्पल्स इनटू द डेल्टा, इसका एरिया 1 आ गया, और उसके बाद जो है मैंने फिर इसको जो है उसके जो एम्पलीट्यूड है के डेल्टा से उसके साथ इसे स्केल कर लिया। तो अब अगर इस तरह की के की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है, तो यानी अगर मैं इन सारी रेक्टेंगल्स को जो कि के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हैं, इनको मैं सम कर लूँ तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट सिग्नल आ जाएगा जो कि एक्स हैट ऑफ टी है, यानी इन सारी रेक्टेंगल्स को सम करने के बाद मेरे पास सिग्नल आ गया एक्स हैट ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक्स हैट ऑफ टी अभी भी एक्स ऑफ टी की एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि आप इन पॉइंट्स पे देखें या इन पॉइंट्स पे देखें तो यहाँ से कुछ जगह जो है वो बच रही है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल्स की जो एरिया है वो ज़्यादा है एक्चुअल सिग्नल के लिए। तो एक्स हैट ऑफ टी को आप किस तरह ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं, और इसमें आप वही आइडिया यूज़ करेंगे जो कि पहले आप इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते थे। यानी इंटीग्रेशन के लिए आप ये करते थे कि जो विड्थ होती थी इन रेक्टेंगल की वो इतनी छोटी कर देते थे कि वो अप्रोचिंग टू 0 हो जाती थी। तो इसी तरह यहाँ भी जो विड्थ है इस रेक्टेंगल की वो आप इतनी छोटी करेंगे कि ये आपकी डेल्टा अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। तो जब आपने ये डेल्टा को अप्रोचिंग टू 0 किया तो उससे आपकी जो ये वाली जो रेक्टेंगल्स हैं ये सुकड़ के इतनी छोटी हो जाएंगी कि आपका सिग्नल ऐसे बन जाएगा कि आपकी एक इम्पल्स है, उसके बिल्कुल साथ एक और इम्पल्स है, उसके बिल्कुल साथ एक और इम्पल्स है, उसके बिल्कुल साथ एक और इम्पल्स है, और ये जो आपकी पल्स है इसकी भी विड्थ इतनी छोटी हो जाएगी कि ये एक आइडियल इम्पल्स बन जाएगी। और यानी कि जो आपका सिग्नल है बेसिकली, यानी ये जो आपका जो पहले ये वाली नॉन आइडियल इम्पल्स थी, ये एक्चुअली आपकी एक्चुअल इम्पल्स बन गई है, और ये जो इम्पल्स है ये मल्टीप्लाई हो रही है उस पॉइंट पे जो सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू है उससे ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब आपने डेल्टा को 0 किया तो बेसिकली आपने के डेल्टा को रिप्लेस कर दिया टॉ से, क्योंकि आप इंटीग्रेशन टॉ के ऊपर कर रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी के डेल्टा को टॉ से आपने जो है वो रिप्लेस कर दिया, और ये जो है आपकी आइडियल पल्स बन गई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सिग्नल है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ impulses जो कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ
इम्पल्सेस जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं, और उन इम्पल्सेस की जो हाइट है वो स्केल हुई हुई है उस पॉइंट के ऊपर जो आपके सिग्नल एक्स ऑफ टी की हाइट है। यानी योर सिग्नल कंसिस्ट्स ऑफ इम्पल्सेस दैट आर स्केल्ड बाय द हाइट ऑफ द सिग्नल आर द वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट दैट पॉइंट, और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका बिल्कुल ये एग्जैक्ट सिग्नल एक्स ऑफ टी आ जाएगा। तो यानी आपका जो एक्चुअल सिग्नल है, it is a combination of shifted and scaled impulses, and these impulses are scaled by the value of the signal x of t at that point. और चूंकि यहाँ पे आप इंटीग्रेशन टॉ के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए के डेल्टा को भी आपने टॉ से रिप्लेस कर लिया। तो सपोज ये आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और इस सिस्टम की इनपुट में अगर आप इम्पल्स डेल्टा टी देते हैं तो इसकी आउटपुट में जो आपको वाई ऑफ टी रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक्चुअली इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा जो कि एच ऑफ टी के बराबर होगा, यानी इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसके बराबर। अब चूंकि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेल्टा टी माइनस टी नॉट इसकी इनपुट में दूंगा तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था एच ऑफ टी वो भी डिले हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। तो अब यहाँ पे और दूसरी बात ये है कि ये सिस्टम लीनियर भी है, और लीनियरिटी की कंडीशन हमने देखी थी कि अगर एक सिस्टम की इनपुट में मैं ए वन एक्स वन ऑफ टी प्लस ए टू एक्स टू ऑफ टी देता हूँ तो इसकी आउटपुट में जो मेरे पास बनेगी वो ए वाई वन ऑफ टी प्लस ए टू वाई टू ऑफ टी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो इस सिस्टम की जो इनपुट है वो डेल्टा ऑफ टी माइनस टॉ है, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है एक फैक्टर से जो कि एक्स ऑफ टॉ है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए जो है ये एक्स ऑफ टॉ है, और एक्स टॉ की डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो ए वन ए टू ए थ्री हो सकती हैं, जो कि बेसिकली जो आपकी डेल्टा टी माइनस टॉ है उसको स्केल कर रही हैं या उसको वेट उसे एक वेट असाइन कर रही हैं। तो अब जब ये मैं इनपुट में दूंगा इस कॉन्टिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की, तो जो डेल्टा टी माइनस टॉ है ये चेंज होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स में एच टी माइनस टॉ के तौर पे। यानी डेल्टा टी माइनस टॉ जो है वो एच टी माइनस टॉस बन गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेटिंग फैक्टर से जो कि एक्स ऑफ टॉ है, और ये एक स्केलिंग फैक्टर है एक्स ऑफ टॉ जो इस इम्पल्स को स्केल कर रहा है, और ये स्केलिंग फैक्टर इसी तरह आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा था कि ए वन जहाँ पे एक्स वन के साथ है इनपुट में, तो आउटपुट में ये वाई वन के साथ आ जाएगा। तो अच्छा, अब ये जो मेरे पास फार्मूला आया, तो इस इंटीग्रल को मैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहूँगा। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में हमने इस तरह का जो फार्मूला आया था उसे कन्वोल्यूशन सम कहा था, लेकिन चूंकि ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम है तो यहाँ पे ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है। और ये जो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है ये आपके कॉन्टिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स का रिस्पांस फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी अगर आप एक कॉन्टिन्यूस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ टी है उसकी इनपुट में एक इनपुट दे रहे हैं एक्स ऑफ टी, तो वाई ऑफ टी अगर आपने या इस सिस्टम का जो रिस्पांस है वो कैलकुलेट करना है तो वो आप इस फार्मूले के ज़रिए करेंगे जो कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहलाता है। और इस कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टार से करते हैं, यानी एक्स ऑफ टी स्टार एच ऑफ टी जो है वो आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक सिस्टम है जिसका रिस्पांस जो है वो एच ऑफ टी है और इसकी इनपुट में आप एक्स ऑफ टी
दे रहे हैं तो इसकी जो आउटपुट है y ऑफ t वो आप फाइंड कर सकते हैं बाय कन्वॉल्विंग द x ऑफ t विद h ऑफ t, और इस कन्वोल्यूशन का जो फार्मूला होगा वो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल होगा जो कि इस तरह का होगा। और जो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है ये आप कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका दूसरा नाम सुपरपोजिशन इंटीग्रल भी है, क्योंकि इसके अंदर आप ये जितनी भी इम्पल्सेस हैं उन सारों के रिस्पॉन्सेस को एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं या उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। और जो आपका कॉन्टीन्यूस इंटीग्रल है ये कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम्स में यूज़ होता है, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में जैसा कि आपको पता ही है कि कन्वोल्यूशन सम हम यूज़ करते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो समराइजिंग ऑल दिस, जो आपका सिग्नल है एक्स ऑफ टी ये मुश्तमिल होता है बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगल्स पे, यानी जो आपका इनपुट सिग्नल है वो बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगल्स पे मुश्तमिल होता है, और इनमें से हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो यानी जो डेल्टा है इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर रेक्टेंगल मुश्तमिल होती है एक इम्पल्स के ऊपर, और ये इम्पल्सेस एक दूसरे के बहुत करीब करीब वाक़ हैं, और हर इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है उस पॉइंट पे जो सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू पे होती है। तो जब आप इन सारी इम्पल्सेस को सम करते हैं तो आपके पास एक्चुअल सिग्नल एक्स ऑफ टी आ जाता है। यानी जो आपका एक्चुअल सिग्नल एक्स ऑफ टी है इट इज़ composed of infinite number of scaled and shifted impulses or delta functions। यानी ये शिफ्टेड और स्केल्ड इम्पल्सेस का सम होता है जो आपका इनपुट सिग्नल होता है। और जब आप ये लीनियर सिस्टम की इनपुट में ये सिग्नल देते हैं तो इनमें से जितनी भी इम्पल्सेस होती हैं उन सारी इम्पल्सेस की आउटपुट आती है, और हर इम्पल्स की आउटपुट उसी पॉइंट पे आएगी जिस पॉइंट पे इनपुट पे वो इम्पल्स मौजूद है। यानी आउटपुट पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इम्पल्सेस के लिए आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। और फिर जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इन सारी इम्पल्सेस का सम कर लेते हैं। तो सॉरी, इन सारे इम्पल्स ये जो जितने भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके इन इम्पल्सेस के, इन सारों को सम कर लेते हैं तो आपके पास एक्चुअल जो रिस्पॉन्स होता है जब आप इन सारी रिस्पॉन्सेस को सम करते हैं इंटीग्रेशन के ज़रिए तो वो y ऑफ t आपके पास आ जाता है।